हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज करेंगे चैप्टर 11 का पार्ट 5 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई होप आप इन सभी प्लेलिस्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। और इसके अलावा फोनेटिक्स और एमसीक्यूज की भी प्लेलिस्ट है जो आप जानते हैं, नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उनके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट करिए। अब फिर से टाइम चला गया है, हमें थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला था, लेकिन वो टाइम भी देखिए कितना जा चुका है। इट इज़ अक्टूबर एंड और बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम्स हो जाएंगे। 10 chapters हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आई नो ऑल ऑफ यू नो अबाउट दीज चैप्टर्स एंड द होल प्लेलिस्ट। अगर किसी को प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता है, दे कैन राइट डाउन अ कमेंट और पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट आई विल प्रोवाइड। टोटल 10 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं, 11 के भी 4 पार्ट्स कर चुके हैं। आज करने जा रहे हैं पार्ट 5। यहाँ पर हमने एंड किया था अपना प्रीवियस वीडियो पार्ट 4, जिसमें हमने बिगलो पेपर्स की बात की थी। इट वॉज द कंट्रोवर्सी ओवर अमेरिकनिज्म। पिछले पूरे वीडियो में हमने अमेरिकनिज्म के बारे में ही बात की थी और किस किस राइटर ने अमेरिकनिज्म से रिलेटेड बुक्स या आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो शुरू करने से पहले आप अच्छा कनेक्शन फील करेंगे। प्योरेस्ट एटीट्यूड आपको याद होगा, हमने ब्रिटिश इंग्लिश के लिए भी किया था। आज करेंगे अमेरिकन इंग्लिश के लिए। शुरुआत करेंगे पिकरिंग से। पिकरिंग नाम सुनकर कुछ तो याद आया होगा, आया ही होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी हमने कवर किया है पिकरिंग को। इन्होंने क्या कहा इंग्लिश के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही। द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन इट्स प्योरिटी थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट्स इज एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग द अटेंशन ऑफ every American who is a friend to the literature एंड साइंस ऑफ हिज कंट्री। तो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से प्रिजर्व करना सबका एक एम होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में, स्पेसिफिकली ऑफ एवरी अमेरिकन जो कि लिटरेचर से, अपनी कंट्री से और साइंस से प्यार करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पिकरिंग नाम कहाँ सुना है, तो प्रीवियस वीडियो में सुना था जब हमने अमेरिकनिज्म की फर्स्ट डिक्शनरी की बात की थी। 1860 में जॉन पिकरिंग ने अमेरिकनिज्म से रिलेटेड फर्स्ट डिक्शनरी पब्लिश की थी, अ वोकैबुलरी और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब आप अपना पेन पेपर पिक करिए और एक एक राइटर नोट करते जाइए जिन्होंने प्योरेस्ट एटीट्यूड के बारे में कुछ न कुछ लिखा है। वन इज विलियम कलन ब्रायन, इंडेक्स एक्सपर्गिटोरियस। One is Richard Grant White and he wrote Words and Their Uses and Everyday English. ईयर्स भी आप लोग नोट कर सकते हैं साथ ही साथ। अब देखिए कुछ वर्ड्स किस तरीके से डिफरेंट है अमेरिका में और ब्रिटेन में। ब्रिटिश वर्ड फॉर रेल रोड इज रेलवे। ब्रिटेन में रेलवे बोला जाता है, हम भी इंडिया में रेलवे ही बोलते हैं ना, रेल रोड। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, फेमस वर्ड्स, हम भी वही बोलते हैं जो कि ब्रिटिश वर्ड्स हैं, क्योंकि ब्रिटिश हमारे लिए रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। इंजीनियर इज ड्राइवर इन ब्रिटेन, कंडक्टर इज गार्ड इन ब्रिटेन, baggage car is a van in Britain, baggage carried is always luggage in Britain, American freight train and freight yard becomes in Britain goods train and goods yard। तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि ब्रिटेन और अमेरिका की इंग्लिश में हैं और हमेशा ही रहने वाले हैं। कुछ और देखते हैं। स्लीपर इन यूनाइटेड स्टेट्स इज स्लीपिंग कार इन ब्रिटेन, अमेरिकन स्विच इज अ पॉइंट, grade crossing, level crossing, British motorway is American expressway and dual carriageway is divided highway, lift, elevator, post, mail, hoarding, billboard, नापी को डायपर बोला जाता है, स्पैनर को रेंच बोला जाता है, अंडरग्राउंड को सबवे बोला जाता है, कॉटन वूल को एब्जॉर्बेंट कॉटन बोला जाता है, बैरिस्टर को लॉयर बोला जाता है, डस्टबिन को गार्बेज कलेक्टर बोला जाता है। तो ये डिफरेंसेस रहेंगे कुछ अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में। अब ये डिफरेंस ग्लोबलाइजेशन के साथ ना धीरे 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 कम होता जा रहा है। मेनी अमेरिकन वर्ड्स हैव मेड देयर वे इनटू ब्रिटिश यूज एंड देयर नंबर अपीयर्स टू बी इंक्रीजिंग रादर देन डिमिनिशिंग। पहले देखिए, ब्रिटेन एक मेजर अमेरिकन स्पीकिंग कंट्री हुआ करती थी और माना जाता था कि ब्रिटेन ने ही पूरे वर्ल्ड को अपनी इंग्लिश प्रोवाइड की है। वो पूरे वर्ल्ड ने उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है, ढाल लिया है, अपनी वोकैबुलरीज यूज़ करने शुरू कर दिए। दैट वो सेपरेट थिंग। लेकिन अमेरिका भी देखिए ना, सुपर पावर है और एक तरीके से हेजेमनी है पूरे वर्ल्ड के लिए।
So generally speaking, it may be said that when an American word expresses an idea in a way that appeals to the British as fitting or effective, the word is ultimately adopted in Britain, and not only in Britain but in the whole world. अब ये तय करना बड़ा ही मुश्किल है कि अमेरिकन वर्ड्स कितने हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में और ब्रिटिश वर्ड्स कितने हैं, बट इन द लास्ट 200 years it has probably exceeded the debt of English to any other source. तो अमेरिका ने हमें बहुत बहुत नए नए इंग्लिश वर्ड्स दिए. वन रीज़न इज कि everyone is these days so fond of going after American literature, American culture. हॉलीवुड मूवीज देखते हैं हम लोग, हॉलीवुड एक्टर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं रादर देन ब्रिटिश एक्टर्स एंड ब्रिटिश मूवीज, राइट. सोच कर देखिए कोई भी वेब सीरीज आपको अमेरिकन सीरीज याद आ जाएंगी. ब्रिटिश सीरीज हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता है उनके लिए. एक और राइटर अर्नेस्ट वीकली, देखिए वो क्या कहते हैं इंग्लिश के बारे में अपनी बुक एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड्स में. He says it is difficult now to imagine how we got on so long without the word stunt, how we express the characteristics so conveniently summed up in dopefiend. Dopefiend is habitual. मैं उनके यूज़ किए हुए टफ वर्ड्स के साथ साथ आपको उसकी ईजी वोकैबुलरी बता रही हूँ. उन्होंने कहा कि कैसे हम इतनी दूर तक आ गए और किस तरीके से लैंग्वेज हमारी हैबिट बन गई, या फिर बहुत सीरियसली हमारी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐड हो गए. क्या तरीका था कोई भी नहीं कह सकता. एनी अदर पॉसिबल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दैट मिक्सचर ऑफ चीप, पैथेटिक एंड रिडिकुलस इसका मतलब है, विच इज नाउ यूनिवर्सली लेबल्ड सुब ऑफ. तो उन्होंने कहा कि अब हमारी जो लैंग्वेज है बहुत ही सेंसिबल, सेंटिमेंटल स्पीच और राइटिंग बन चुकी है. हमारी हैबिट में कैसे आई, आउट ऑफ सम हैबिट आई, आउट ऑफ सम वेरी सीरियस एडेप्टेशंस हमारी लैंग्वेज चेंज हुई, या फिर किसी रिडिकुलस वे में चेंज हुई. लेकिन अमेरिकन इंग्लिश चेंज हो चुकी है एंड दैट इज नाउ सेंटिमेंटल स्पीच और राइटिंग. इंग्लिश लैंग्वेज को एक बहुत अच्छी लैंग्वेज माना जाता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च. आप पूरे वर्ल्ड में देखेंगे साइंस से रिलेटेड कॉमन वर्ड्स ही यूज किए जाते हैं. इट बिगिन विद द इन्वेस्टिगेशन बाय इंडिविजुअल स्कॉलर्स ऑफ पर्टिकुलर डायलेक्ट्स और रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स. और साइंस फील्ड में पायनियर्स थे जॉर्ज हेम्पेल, चार्ल्स एच ग्रेंजेंट एंड O.F. इमर्सन. इंटरेस्ट इन अमेरिकन डायलेक्ट्स लेड टू द फॉर्मेशन in 1889 of the American Dialect Society. तो ये आपको याद रखना है, 1889 में साइंटिफिक फील्ड के कुछ लोगों ने अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी क्रिएट की, जिन्होंने डायलेक्ट से रिलेटेड नोट्स को पब्लिश किया. तो साइंटिफिक इंटरेस्ट भी धीरे 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 अमेरिकन इंग्लिश में इसी तरीके से जनरेट हो गया. H.L. मेनिकन ने तो अमेरिकन लैंग्वेज में 500 पेजेस की एक बुक पब्लिश की है. And this contained a large amount of entertaining and valuable material presented in a popular way and had the effect of stimulating a wider interest in the subject. लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई धीरे धीरे, कैसे बोलचाल नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आई, नॉर्मल लोगों ने, कॉमनर्स ने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और अपनी हैबिट में इनकलकेट किया धीरे धीरे. उससे रिलेटेड ही ये पूरी बुक है 500 पेजेस की, 1919, H.L. मेनिकन, द अमेरिकन लैंग्वेज. द इंग्लिश लैंग्वेज इन अमेरिका, ये बुक आई 1925 में जॉर्ज पी क्रैब की, और इसमें भी लगभग यही सब था कि किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव और स्कॉलरली लेवल पर अमेरिकन इंग्लिश को ट्रीट किया जाता है. दिस इज द वर्क ऑफ फिलोलॉजिस्ट बट इज not without its attraction for the lay person. तो as a layman अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो you will find it to be very interesting किस तरीके से कौन कौन से words कब कब under which circumstance adopt किए गए अमेरिकन लैंग्वेज में. तो ये 3 इवेंट्स आप अच्छे से याद रखिए. मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन इन तीनों में से आ सकता है. ADS का या तो फुल फॉर्म और ईयर. 1919 में the American language was published by H.L. मेनिकन and 1925 the English language in America by George Philip Crabb. जब ये साइंटिफिक इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था अमेरिकन इंग्लिश में, उसी वक्त पर लिंग्विस्टिक, ज्योग्राफी और सोशियो लिंग्विस्टिक, वो लोग जो कि लैंग्वेज एज अ सोशल स्टडी करते हैं, they were contributing so much to our knowledge
of the language of United States in its regional and social aspect. एक लैंग्वेज के सोशल एस्पेक्ट्स क्या है, किस सोशल कंटेक्स्ट में किस तरीके की लैंग्वेज और कैसी वोकैबुलरी यूज की जाती है, वही सब स्टडी की जाती है बाय सोशल लिंग्विस्टिक्स. तो देवर सीइंग की रीजनल लेवल पर, सोशल लेवल पर लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज कैसे यूज की जा रही है. The study of American English was making great advances in one other direction, that of its basic structure. तो बेसिक स्ट्रक्चर तो थी ही लैंग्वेज की, एक अमेरिकन लैंग्वेज एक अलग से एक अलग डायलेक्ट, अलग एक्सेंट बन चुका था. अमेरिका में लोग रीजनल लेवल पर, लोकल लेवल्स पर किस तरीके से लैंग्वेज एक्सेप्ट, अडॉप्ट और यूज कर रहे थे, उसकी स्टडी भी चल रही थी अमेरिका में. आप में से जिसको भी लिंग्विस्टिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है या कभी पढ़ा है, वो सब इन नामों को जानते होंगे. फ्रेंच बॉस और उनके स्टूडेंट एडवर्ड सेपर, जिनकी काफ़ी पॉपुलर सेपर-वॉर्फ एनालिसिस थियरी है, और लेनर्ड ब्लूमफील्ड. तो अमेरिका में भी अब लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज कंसेप्ट्स साइंटिफिक लेवल पर डेवलप हो रहे थे. ब्लूमफील्ड की इस बुक का आप नाम याद रखिए, सिर्फ लैंग्वेज नाम है. 1933 इट गॉट पब्लिश्ड. इसके बाद एक और फेमस लिंग्विस्टिक आए, नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर नाम की एक बुक पब्लिश की, जिसमें काफ़ी टेक्निकल लेवल पर लैंग्वेज को स्टडी किया गया. सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, नॉम चॉम्स्की, 1957. अमेरिकन इंग्लिश और वर्ल्ड इंग्लिश कैसे एक दूसरे का हिस्सा बने, कैसे एक दूसरे में इनकलकेट हुए. In bringing the history of the English language to a conclusion with a chapter on American English, it is clear that US and UK are countries whose national varieties of the language serve as major point of reference and contrast. दोनों ही इंग्लिश हैं. The first thing, हम दो चीज़ों में डिफरेंस क्यों करते हैं जब कोई सिमिलैरिटी होती है. सिमिलैरिटी क्या है, इंग्लिश और बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ग्रामर वही रहती है. और दैट इज़ द रीज़न कि हमेशा एक डिस्कशन होता है अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कंट्रीज़ बहुत ही बेंचमार्क कंट्रीज़ हैं इंग्लिश, पूरे वर्ल्ड को अपनी इंग्लिश प्रोवाइड करने में. कह सकते हैं कि आजकल के ग्लोबलाइजेशन के टाइम में अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है पूरे वर्ल्ड को, राइट. इट बिकेम एन ऑप्शन अलॉन्ग साइड ब्रिटिश इंग्लिश इन मेनलैंड यूरोप और elsewhere. And for a while, especially during the second half of 20th century, you can say World War II के बाद, डिफरेंट ही एटीट्यूड हो गया इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और इंग्लिश लर्नर्स के लिए. ओके, आइडिया वॉज दैट वन कुड स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश बट नॉट अ रैंडम मिक्स ऑफ द टू. ये धीरे धीरे हो गया कि या तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलो या फिर अमेरिकन इंग्लिश बोलो, दोनों को मिक्स मत करो, राइट. लेकिन बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि अमेरिकन इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड का एक्सेंट क्या है और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या है. तो layman people, specifically the people from Asiatic countries, are not able to find that difference. Specifically the commoners, जो लोग इसी फील्ड में हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के एक्सेंट में क्या डिफरेंसेस हैं. बट अदरवाइज इंडियन पीपल स्पेसिफिकली डू यूज वेरी न्यूट्रल एक्सेंट. इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है पूरे वर्ल्ड के लिए. पूरे वर्ल्ड में काफ़ी पॉपुलर सेकेंड लैंग्वेज है. आज इन इंडिया, अफ्रीका, सिंगापुर, नेशनल वैरायटीज हैव डेवलप्ड दैट आर नाइदर ब्रिटिश नॉर अमेरिकन. मैंने अभी कहा ना कि न्यूट्रल इंग्लिश डेवलप हो जा रही है धीरे धीरे. वट एवर द हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंटरैक्शंस हैड बीन वेयर इंग्लिश इज मेनली अ फॉरेन लैंग्वेज. As in France, Japan or China, the language often has a mix of British features and अमेरिकन फीचर्स. कुछ ऐसी कंट्रीज जिनको बहुत टाइम तक कॉलोनाइज किया गया, वहाँ पर इंग्लिश एज अ न्यूट्रल लैंग्वेज एग्जिस्ट कर जाती है. और कुछ ऐसी कंट्रीज जिन्होंने बहुत बाद में इस लैंग्वेज को अडॉप्ट करना शुरू किया, वहाँ पर मिक्सचर चला जाता है ब्रिटिश और अमेरिकन फीचर्स का. अमेरिकनाइजेशन, हाउएवर, being specially prominent in business and technology because America is a hegemony. This is the conclusion of this chapter. Nowadays, it seems like everyone is learning English and it is becoming the world's most widely spoken language. English is the most widely spoken language in United States and the whole world, most common language used by all the governments also in education and commerce and
Since the late 20th century, American English has become the most influential form of English worldwide, and we can call it to be global English. So we are done now with history. और वीडियो को अभी कंटिन्यू रखिए, मैंने AC बॉग के बारे में भी बात की है इसी वीडियो में. And good news for you, very soon there will be a PDF of approximately 500 questions. और आप इस PDF को किस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, that I'll be telling you in upcoming days through my channel, through YouTube and through Telegram both. तो आपको पता चल जाएगा जैसे ही ये PDF रेडी हो जाएगी आपकी स्टडी के लिए. लगभग 2.5 मंथ्स हो गए हैं जबकि हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया था. तो अब हमारे 11 चैप्टर्स हो चुके हैं और अब आइए जानते हैं AC बॉग को, जिन्होंने हमें ये किताब दी. AC बॉग, बेस्ट नोन एज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक फॉर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. किताब पब्लिश हुई थी 1935 में. ईयर आपको याद रखना है. एंड इट हैज़ बीन एडिटेड विद द हेल्प ऑफ थॉमस केबल. देखिए यहाँ पर नाम भी लिखा है थॉमस केबल का. और AC बॉग का बर्थ और डेथ ईयर भी आप लोग याद रखिए, 1891 टू 1981. डिफिकल्ट नहीं है, रिवर्स हो रहे हैं ईयर्स, तो याद रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा. AC बॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में. हर चीज़ की नोट मेकिंग करिए. और किसी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो करिए इमीडिएटली. वहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा. लगभग सभी टॉपिक्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपके लिटरेरी टॉपिक्स के लिए भी और फोनेटिक्स के लिए भी, हिस्ट्री के लिए भी. तो इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, go and appear for it. This is the channel. You can see more than 300 questions are there which you can appear and make your preparation concrete. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, ऐसे, हिस्ट्री, इसके साथ साथ MCQ की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अब, और फोनेटिक्स की भी. तो जुट जाइए अपनी तैयारियों में. बस अब कुछ भी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि पढ़ने का टाइम नहीं मिला या व्हाट्सोएवर. एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो प्रिपेयर करके करिए ना. और प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा सोर्स मटेरियल दिया ही जा रहा है, लेकिन नोट मेकिंग आपको खुद करनी है. उस पर मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ. और नोट मेकिंग खुद करने के बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेरे पास, वो भी मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी. उन सब रेस्पॉन्सेज को भी अभी के लिए आप अपनी पढ़ाई करिए. वीडियोस पर अपने कमेंट्स देना मत भूलिए. कमेंट्स आप लोग जब प्रोवाइड करते हैं ना, तो एक एंकरेजमेंट आता है, एक किक मिलता है और वीडियोस और सोर्स मटेरियल्स आपके लिए क्रिएट करने का. अदरवाइज इट फील्स वेरी मोनोटोनस. तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए.